प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछले यूट्यूब लेसन में टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ का अध्ययन प्रारंभ किया था। टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ में हमने पढ़ा था कि पादप शरीर में पाए जाने वाले उत्तक विभाजन और परिवर्धन तथा पादप शरीर की संरचना के अनुसार दो प्रकार के होते हैं: विभाज्योत्की उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ में हमने देखा कि ये तीन प्रकार के पाए जाते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशल परमानेंट टिश्यू। हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का अध्ययन कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत पिछले लेसन में हमें ये ज्ञात हुआ कि जो स्थायी उत्तक हैं वे परिवर्धन की अवस्था में कोशिकाओं में विभाजन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाने के कारण ये स्थायी उत्तक में परिवर्तित होने लगते हैं एवं पादप शरीर को एक स्थायित्व देने का कार्य करते हैं। यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रकार के उत्तक को जब विभाजित किया तो हमने पाया कि ये दो प्रकार के होते हैं: जाइलम एवं फ्लोएम, दारू उत्तक एवं पोस्वा उत्तक। हम यहाँ पर सर्वप्रथम जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का अध्ययन कर रहे हैं। स्थायी जटिल उत्तक की श्रेणी में जैसा कि हमने जटिल उत्तक की परिभाषा के रूप में ये देखा कि ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनका संगठन संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये विषमांगी प्रकृति के होते हुए भी इनकी घटक कोशिकाएं उत्पत्ति में समान होती है। इसके अलावा आकार, कार्य आदि में ये भिन्न होते हैं, इसी कारण इन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। जैसा कि अभी सामान्य जानकारी में बताया कि जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं: जाइलम या दारू उत्तक, फ्लोएम या पोस्वा उत्तक। हमने पिछले लेसन में जाइलम या दारू उत्तक का अध्ययन आरंभ किया था और हमने जाइलम के तत्व की जानकारी ली थी। जाइलम में चार प्रकार की कोशिकाएं या तत्व पाए जाते हैं। इन चार तत्वों को हम तीन श्रेणी में विभाजित करते हैं। सहवनी कोशिकाएं ये दो प्रकार की पाई जाती हैं: एक वाहिनिकाएं ट्रेकिड्स, दूसरी वाहिकाएं वेसल्स या ट्रेकिया। वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं दोनों का कार्य जल सेवन एवं बलकृत दृढ़ता प्रदान करना होता है। दूसरी जो कोशिका है वह जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर या वुड फाइबर कहलाता है और ये कार्य पादप को सहारा प्रदान करने का, बलकृत दृढ़ता प्रदान करने का करता है। तीसरी जो है कोशिका या तत्व वह जाइलम मर्दु उत्तक या वुड पेरेन्काइमा या जाइलम पेरेन्काइमा कहलाती है और ये खाद्य संचयन व जल परिवहन का कार्य संपादित करती है। हमने ट्रेकिड्स का अध्ययन कर लिया था। आज हम वाहिकाएं वेसल्स या ट्रेकिया पर अपनी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर
वाहिनिकाओं के अपेक्षाकृत ये छोटे आकार की एवं एक दूसरे के ऊपर विन्यासित तथा व्यास में ये मोटी संरचना दिखाई देती है। इसे हम वेसल्स या ट्रेकिया कहते हैं। वाहिकाएं संरचनात्मक दृष्टि से लंबी बेलनाकार नली सदृश संरचना होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, और अधिकांशतः एंजियोस्पर्म कास्ट का ये प्रमुख लक्षण है। अर्थात अधिकांश एंजियोस्पर्म पादप में वाहिकाएं जाइलम में पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। ये लंबी नलिकाकार संरचना कई वाहिका कोशिकाओं से संयुक्त होकर निर्मित होती है। एक जो वेसल्स हमें दिखाई देती है वह एक कोशिका न होकर के अनेक वाहिका कोशिकाओं के मिलने से बनती हैं। या यूँ कह सकते हैं कि ये संयुक्त संरचना होती है। यहाँ पर हम देखें कि ये वाहिका कोशिकाएं जो कि नलिकाकार संरचना है, ये एक के ऊपर एक क्रम में विन्यासित होकर के, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, एक के ऊपर एक क्रम में विन्यासित होकर और इनकी अनुप्रस्थ भित्ति के घुल जाने के परिणाम स्वरूप एक लंबी बेलनाकार वाहिका का निर्माण करती है। ये वाहिनिकाओं के समान ही पादप अंग के अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर विन्यासित होती हैं। अक्ष के समानांतर ये विन्यासित होती हैं और इसी कारण ये पादप को बलकृत दृढ़ता प्रदान करती है। हालांकि हम जानते हैं कि जो सेवनी ऊतक हैं उनका मुख्य कार्य सेवन का है। ये परिपक्व वाहिकाएं मर्त होती हैं और इनकी कोशिका भित्तियाँ लिग्निन कृत होती हैं। अर्थात कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ लिग्निन का स्थूलीकरण पाया जाता है। यहाँ लिग्निन युक्त भित्तियों की भीतरी सतह पर द्वितीयक स्थूलनों के कारण विभिन्न प्रतिरूप पाए जाते हैं, जैसे वलयाकार, सर्पिलाकार, सोपानवत, जालिकावत और गर्ती पिटेड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एन्युलर यानी एक वलय आकार की संरचना में इन लिग्निन का स्थूलन यहाँ पर पाया जाता है। स्पाइरल, ये जो डायग्राम है वो स्पाइरल डिपोजिशन को दर्शाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्पाइरल सर्पिल आकार में इस प्रकार से स्थूलित हो जाती हैं। तीसरा जो है वो यहाँ पर सोपानवत है। यहाँ पर ये सीढ़ी नुमा जो है वो विन्यास में निक्षेपित होती हैं। इसके बाद में रेटिकुलेट, यहाँ पर ये जालिकावत यानी एक दूसरे को कई प्रकार से क्रोशित करते हुए ये लिग्निन यहाँ पर स्थूलित होता है। और अंतिम जो है वो है पिटेड, यानी छोटे छोटे जो छिद्रनुमा संरचनाएं इनकी आंतरिक भित्ति में पाई जाती है, उन्हें पिट या गर्त कहते हैं। और ये गर्त में छोटे छोटे आकार के संरचनाओं में ये स्थूलित होती हैं। यहाँ पर हम देखें पिट दो प्रकार का होता है, सिंपल पिट और बॉर्डरेड पिट, परिवेशित पिट। अधिकांश वाहिकाएं कुछ सेंटीमीटर लंबी होती है, लेकिन आरोही लताओं में ये कई मीटर तक लंबी पाई जाती हैं। इनका विकास वाहिकाओं से होता है और वाहिकाओं का विकास प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम में क्रमशः प्राक एधा और कैम्बियम एधा से होता है। विकास प्रक्रिया में यदि हम देखें तो विकासिक क्रम में इनकी लंबाई जो है वो घटती गई और इनकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती गई। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो वाहिनिकाएं लंबी संकरी आकार की थी, ये छोटी छोटी अधिक चौड़ी और
लंबाई में कम होती गई। इस विकासीय दृष्टिकोण से लंबी एवं संकरी जो आदिम वाहिकाएं जो है वो आदिम कहलाती हैं और छोटी आकार की व चौड़ी वाहिकाएं प्रगत प्रकार की हैं। जब हम विकासीय क्रम में देखें तो जो सबसे प्रथम रूप से वाहिकाएं बनी उनमें जो है वो ये लंबी थी और कम चौड़ी थी, व्यास में कम थी, इसलिए ये प्रिमिटिव है। जबकि बाद में जो विकास के क्रम में वाहिकाएं निर्मित हुई ये चौड़ी अधिक और लंबी कम हुई और ये एडवांस है। वाहिकाएं सामान्यतः आवर्तबीजी पादपों में पाई जाती है, ये उनका लाक्षणिक लक्षण है। अपवाद स्वरूप आद्य आवर्तबीजी पादपों के द्विबीजपत्री पादपों में जैसे विंटेरेसी के पौधे, ट्रोकोडेंड्रेसी आदि के पौधे तथा कुछ एक बीजपत्री के स्तंभ व पर्ण में जैसे यक्का, ड्रेसिना आदि में वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। अनावर्तबीजी पादपों में निटेल्स गण के सदस्यों जैसे नीटम, वेल्वेचिया व एफेड्रा को छोड़ करके बाकी अनावर्तबीजी या जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। सर्वप्रथम देखते हैं कि निटेम में ही वाहिकाओं की उत्पत्ति हुई है। टेरिडोफाइट में भी अपवादों को छोड़ दें जैसे टेरिडियम व सिलेजिनेला की कुछ जातियों को यदि हम छोड़ दें तो टेरिडोफाइट्स में भी वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं में मुख्य अंतर यह है कि वाहिकाओं की लंबाई में कमी व व्यास में वृद्धि मिलती है तथा अंतस्थ अनुप्रस्थ भित्ति में बड़े छिद्रों की उपस्थिति यहाँ पर ये वाहिनिकाओं से इसको डिफर करती है। वाहिकाओं के बड़े छिद्रों से जल व घुलित लवणों का सहवन अपेक्षाकृत अधिक सुचारू रूप से होता है। वाहिकाओं के सिरे यानी अनुप्रस्थ भित्ति पर छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये छिद्र उप अंतस्थ अथवा पार्श्वीय सतह पर भी हो सकते हैं। वाहिकाओं के मध्य उपस्थित वह भित्ति जिस पर एक या अनेक छिद्रन होते हैं छिद्रन तल या छिद्रन पट्टिका कहलाते हैं। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, सरल छिद्रन पट्टिका एवं बहुछिद्रन तल या बहुछिद्रन पट्टिका। सरल छिद्रनक पट्टिका में एक छिद्र पाया जाता है, अर्थात कोशिकाओं की अनुप्रस्थ भित्ति में इसके व्यास के लगभग बराबर का एक छिद्र होता है। इसे सरल छिद्रन प्लेट या सिंपल परफोरेट प्लेट कहते हैं। बहुछिद्रन तल या पट्टिका में अनेक छिद्रन होते हैं तथा ये सामान्यतः आकार में छोटे होते हैं। छिद्रन कोर परफोरेशन रिम, छिद्रन के यानी छिद्र के चारों ओर का जो क्षेत्र है वह परफोरेशन रिम कहलाता है। बहुछिद्रन तल या पट्टिका की अपेक्षा सरल छिद्रनक पट्टिका अधिक प्रगत होती है, जो संभवतः बहुछिद्रन तल में से द्वितीयक विक्षेपण के लुप्त होने से निर्मित होने के परिणाम स्वरूप बनती है। वाहिकाओं का परिवर्धन, जैसा कि पूर्व में बताया, वाहिकाओं की उत्पत्ति तथा परिवर्धन प्राथमिक जाइलम में प्राक एदा से जबकि द्वितीयक जाइलम में ये एदा से होता है। लिग्निन के स्थूलन से पूर्व वाहिकाएं अपनी पूर्ण वृद्धि प्राप्त कर लेती है, उसके पश्चात लिग्निन का स्थूलन निक्षेपण आरंभ होता है तथा ये धीरे धीरे मर्त हो जाती है। जब परिपक्व वाहिका बनती है तब ये मर्त हो जाती है। वाहिकाओं के प्रमुख कार्य यदि हम देखें तो विशेष रूप से दो प्रमुख कार्य यहाँ पर वाहिकाओं के पाए जाते हैं। एक, जल एवं लवणीय विलीनों का ऊपरी दिश सेवन अर्थात अपवर्ड कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन तथा दो, बलकृत आधार प्रदान करना या दृढ़ता प्रदान करना। दोनों ही कार्यों में वाहिकाएं वाहिनिकाओं से अधिक दक्ष होती है।
अर्थात इनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वह वाहिकाओं में अधिक होती है। वाहिकाओं का वितरण जैसा कि पूर्व में हमने देखा, ये जिम्नोस्पर्म तथा टेरिडोफाइट पादपों में वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, कुछ अपवाद को छोड़कर। कुछ एंजियोस्पर्म्स पादप ऐसे हैं जैसे एम्बोरिला, बुबिया, क्लोरेंथस, ड्रीमिस, एक्सोस्पर्म, सार्केंड्रा, ट्रोकोडेंड्रोन आदि में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये अर्ध एंजियोस्पर्म हैं और इनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार ऐसे एंजियोस्पर्म पादप जिनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इन्हें वाहिकाएं रहित एंजियोस्पर्म या वेसल लेस एंजियोस्पर्म कहते हैं। वाहिका रहित पादपों की काष्ठ को, जो कि अधिकांशतः जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, या यूँ कहें जिम्नोस्पर्म की जो काष्ठ है उनको वाहिका की अनुपस्थिति के कारण समदारुक या होमोजाइलस तथा कोमल काष्ठ कहते हैं। जबकि वाहिकाओं युक्त काष्ठ को, जो कि अधिकांशतः एंजियोस्पर्म का लक्षण है, इनको हम विषम दारुक या हेटेरोजाइलस तथा दृढ़ काष्ठ कहते हैं। हमने पिछले टर्म पर ट्रैकिड्स या वाहिनिकाओं का अध्ययन किया था। अभी हमने वाहिकाएं या वेसल्स या ट्रेकिया का अध्ययन किया है। दोनों में कुछ आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्राथमिक वाहिकाएं एवं वाहिनिकाओं में क्या अंतर पाया जाता है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वाहिकाएं अपेक्षाकृत अधिक लंबी और कम व्यास युक्त होती है, जबकि वाहिकाएं कम लंबी व अधिक व्यास की होती हैं। वाहिकाएं केवल एक कोशिका से निर्मित होती है, जबकि वाहिनिकाएं केवल एक कोशिका से निर्मित होती है, जबकि वाहिकाएं अनेक कोशिकाओं की श्रृंखला से निर्मित होती है। वाहिनिकाओं की अनुप्रस्थ भित्ति पूर्ण होती है, इनमें छिद्र अनुपस्थित होते हैं, जबकि वाहिकाओं के दोनों सिरों की अनुप्रस्थ भित्ति छिद्रित होती है अथवा भित्ति पूर्णतः घुली हुई होती है। नंबर 4, वाहिनिकाओं की पड़ोसी वाहिनिकाएं पार्श्व भित्तियों पर गर्तों द्वारा संपर्क बनाए रखती है, जबकि यहाँ पर वाहिकाओं का संपर्क छिद्रित अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा बनता है। वाहिनिकाएं अछिद्रिल होने के कारण जल संचालन में कम उपयोगी होती है, जबकि वाहिकाएं छिद्रिल होने के कारण जन संचालन में अधिक उपयोगी होती है। नंबर 6, वाहिकाएं और वाहिनिकाओं में ये अंतर जो है वो अपवादों को छोड़ करके है। वाहिनिकाएं अधिकांश सैवनी पादपों में उपस्थित होती है, जबकि वाहिकाएं अधिकांशतः अवर्तबीजी पादपों में उपस्थित होती है। लेकिन विद्यार्थियों ये ध्यान रहे, यहाँ पर कुछ जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स भी हैं जिनमें वाहिकाएं उपस्थित होती हैं, और कुछ एंजियोस्पर्म भी हैं जिनमें वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ये अपवाद है। आज का क्लास वर्क हमने अभी जो वेसल्स या ट्रेकिया का अध्ययन किया है, उसके संदर्भ में जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न और टिप्पणियाँ आदि के क्वेश्चन जो बनते हैं वो आप यहाँ पर देखें और इनको आप हल करके हमें प्रेषित करें। लघु उत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1, छिद्रण तल या परफोरेशन प्लेट क्या है। क्वेश्चन 2, सरल छिद्रण प्लेट को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, वाहिका रहित पादपों के 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन 4, विषम दारुक या हेटेरोजाइलस तथा दृढ़ काष्ठ किन पादपों में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, पादप में वाहिकाओं का मुख्य कार्य
क्या है लिखिए। नंबर 6, छिद्रण कोर परफोरेशन रिम को परिभाषित कीजिए। टिप्पणी देखिए, आप टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, वाहिनिका एवं वाहिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, वाहिका रहित पादप वेसललेस प्लांट्स या वाहिकाएं रहित एंजियोस्पर्म वेसललेस एंजियोस्पर्म क्यों कहते हैं? किन पादपों में या किन कुलों में ये इस प्रकार के पादप या एंजियोस्पर्म्स हैं जो वेसल्स रहित हैं? उदाहरण देते हुए आप अपना टिप्पणी लिखिए। नंबर 9, वाहिकाएं वेसल्स, केवल इतना लिखा हुआ भी आपके जो वो क्वेश्चन में आ जाता है, तो उस पर 50 शब्दों में आप टिप्पणी लिखें। वेसल्स, अब वेसल्स के बारे में जो जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है उसको 50 शब्दों में, और अगर हो सकता है कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का अगर आ जाए टिप्पणी का, तो आधा क्वेश्चन ये और आधा क्वेश्चन दूसरा होता है, तो आप उसको 200 शब्दों में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाहिकाओं में छिद्रण या परफोरेशन। तो विद्यार्थियों, हमने अभी जाइलम के 2 तत्वों का यहाँ पर अध्ययन किया है, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। हम अगले लेसन में इस चैप्टर को कंप्लीट करके दूसरा जो जटिल ऊतक है फ्लोएम, उसका अध्ययन आरंभ करेंगे। हम अगले टर्म पर इसी माध्यम से फिर मिलते हैं। धन्यवाद।